Hello students, I am Anjali Singh and today's topic is fundamental unit of life. Fundamental means basic. यूनिवर्स में हर चीज़ एक बेसिक यूनिट से मिलकर बना होता है। जैसे बिल्डिंग्स किससे मिलकर बने होते हैं? ब्रिक्स से। हम ये कह सकते हैं कि ब्रिक इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बिल्डिंग। वैसे ही जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वह एक बेसिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं, दैट इज़ सेल। हम इस चैप्टर में सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल होता क्या है, उसकी डिस्कवरी किसने की है और उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के फंक्शंस क्या हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेल। ऑल लिविंग बींग्स आर made up of cells. It is the structural and functional unit of the body. इसे स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जा रहा है? जैसे अभी हमने बात की थी कि ब्रिक्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो आप देखते होंगे ब्रिक जिस भी पैटर्न में अरेंज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, यानी कि ब्रिक्स बिल्डिंग को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनके सेल जिस भी पैटर्न में अरेंज होते हैं और उन सेल का जैसा शेप और स्ट्रक्चर होता है उसी के अकॉर्डिंग उस लिविंग बींग का स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो इसीलिए इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जा रहा है? जैसे प्लांट्स एक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हों उनको हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो प्लांट अपना फूड खुद बना रहे होते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं जिसमें कि उनके रूट्स सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी पत्तियाँ एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट, उसके हेल्प से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं जिसे प्लांट्स एज अ फूड यूज़ करते हैं। अब ये देखिए जितने भी ये फंक्शंस हुए कि रूट ने क्या किया, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया, उसके पत्तियों ने क्या किया, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया, ये सारे ही प्रोसेस उनके सेल्स में हो रहे होते हैं। ठीक है, मीन्स प्लांट के जो सेल हैं वो सारे ये फंक्शंस करते हैं, इसीलिए इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी कहते हैं बिकॉज इट परफॉर्म्स all life functions like intake of food, metabolism, respiration, etc. Okay, dead cell is discovered by Robert Hooke in 1665 in cork slice with the help of compound microscope. देखिए रॉबर्ट हुक ने 1665 में उन्होंने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था जिसमें कि 2 लेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके हेल्प से इन्होंने कॉर्क सेल में, कॉर्क मीन्स जो पेड़ की छाल होती है, जो सबसे हार्ड वाला लेयर होता है ट्रीज़ का, उससे उसमें इन्होंने सेल की डिस्कवरी की जिसको कि इन्होंने अपने, ये इनका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसके हेल्प से इन्होंने उसमें सेल देखा और जिसके लिए इन्होंने बताया कि इसमें एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ है और इसका कंपेयर इसीलिए इन्होंने एक खाली कमरे से किया था कि एक खाली कमरा है जिसकी सिर्फ 4 दीवारें हैं। ओके, यह वह कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसके हेल्प से रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें 2 लेंसेस हैं। ठीक है, और इस टाइम में यह कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाई लिवेनहॉक इन पॉन्ड वाटर इन 1674। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी पॉन्ड वाटर में।
अब जैसा कि अभी हमने सेल के स्ट्रक्चर की बात की थी कि सेल का जैसा शेप होता है उसी के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो देखिए जो भी सेल्स होते हैं उनका जैसा भी फंक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग उनका शेप बनता है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होता है, जिसे कि हम PPLO भी कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसका साइज 0.2 टू 0.3 माइक्रोमीटर होता है। एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना छोटा होता है। लॉन्गेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी आर नर्व सेल। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो भी सेल का फंक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग सेल का शेप बनता है। तो जो नर्व सेल होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। नर्वस सिस्टम जिसमें कि ब्रेन और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो वर्क करते हैं, और ये मैसेजेस को ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक और ब्रेन से मैसेजेस को हमारे ऑर्गन्स तक ले जाने का काम करता है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या वो करना पड़ रहा है, एक लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। अब जैसे हमारे पैर में कोई चोट लगा हुआ है और उसे हमारे ब्रेन तक जाने में टाइम लगेगा, एक लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये जो नर्व सेल होते हैं ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, और इनका जो लेंथ होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर होता है। लार्जेस्ट सेल्स आर द ऑस्ट्रिच एग। जो भी एग होता है वो एक सिंगल सेल होता है, इसीलिए ऑस्ट्रिच एग को हम लार्जेस्ट सेल कहते हैं। अब हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी को 2 साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट एंड स्वान विच वाज जर्मन जूलॉजिस्ट। बॉटनिस्ट ऐसे साइंटिस्ट जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम बॉटनिस्ट कहते हैं। स्लाइडेन ने प्लांट के बारे में बताया था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और स्वान जो कि एक जूलॉजिस्ट थे उन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया कि जो भी एनिमल्स होते हैं वह कई सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इस थ्योरी को उन्होंने 1839 में प्रपोज किया था। तो इन थ्योरीज को स्लाइडेन और स्वान ने 1839 में बताया, जिसमें कि इन्होंने बताया द सेल is the smallest unit of structure of all living things, and the second is the cell is the unit of function of all living things। ठीक है, यानी कि कंक्लूजन ये निकलेगा द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाद में 1858 में रुडोल्फ वर्चाउ ने एक थर्ड थ्योरी दी, और इस थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाइड किया और बताया ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मीन्स एक सेल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसी से नया सेल बनेगा, कि ऐसा नहीं है कि कोई सेल अपने आप कहीं से चला आया, ऐसा नहीं होता है। एक सेल जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वही डिवाइड होके दूसरा सेल बनाएगा। तो इस थ्योरी को रुडोल्फ वर्चाउ ने 1858 में प्रपोज किया था। आप यहाँ इनके तस्वीरें भी देख सकते हैं। स्लाइडेन जो कि एक बॉटनिस्ट थे, स्वान जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, इन दोनों ने 1839 में 2 थ्योरीज प्रपोज की। फिर 1858 में रुडोल्फ वर्चाउ ने थर्ड थ्योरी प्रपोज की, जिसमें कि सेल थ्योरी मॉडिफाइड हो गया। अब आगे हम सेल के इसेंशियल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। There are 3 essential parts of cells. First is cell membrane, second nucleus, and third is cytoplasm. Cell membrane is the important part of the cells, और ये सारे ही सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इट इज़ अ लिविंग मेम्ब्रेन हैविंग फाइन पोर्स, और ये फाइन पोर्स सब्सटेंस के इनसाइड और आउटसाइड जाने में हेल्प करते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जैसे कि आप
इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे ये रेड कलर के जो छोटे छोटे बॉल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये हैं लिपिड्स। और इसमें जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, ये है प्रोटीन। जैसे आपने चिक्की खाई होगी, चिक्की में गुड़ का बेस होता है और जो मूंगफली होती है वो कहीं कहीं एम्बेडेड रहती है, कहीं अंदर धसी हुई रहती है तो कहीं ऊपर ही उस पर गुड़ पे चिपकी हुई रहती है। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि ये जो चेन है वो लिपिड का होता है और इसमें प्रोटीन कहीं कहीं उसके अंदर एम्बेडेड रहता है और कहीं सिर्फ ऊपर वाले लेयर पे अटैच रहता है। ओके, प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल। अभी हमने बताया कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल की लेयर पाई जाती है, जो कि सेलुलोज से बना होता है और ये प्लांट्स को रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड करने का काम करती है। रिजिडिटी मीन्स जो कठोरपन होता है वो सेल को सेल वॉल प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ शेप भी प्रोवाइड करता है। ये भले ही सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ होता है, बट इस सेल मेम्ब्रेन के किसी भी फंक्शन में ये इंटरप्ट नहीं करता है। सेल मेम्ब्रेन allows only certain substances to pass through while preventing others, so it is also called semi permeable membrane. सेल मेम्ब्रेन देखिए सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही इन और आउटसाइड अपने अक्रॉस मूव करने देता है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे ऑफिस के सामने वॉचमैन होता है, वो सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को ही अंदर बाहर जाने देता है। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन सिर्फ कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अपने थ्रू मूव करने देता है, इसीलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? देखिए, जैसे आप अपने घर में अगरबत्ती जलाते होंगे, एक जगह अगरबत्ती जलती है लेकिन उसकी स्मेल पूरे ही रूम में फैल जाती है, वह डिफ्यूज़न के प्रोसेस के कारण ही होता है। क्यों? आप देखते हैं कि जहाँ पे अगरबत्ती जल रही होती है वहाँ पे स्मेल ज़्यादा होता है और जिधर साइड स्मेल नहीं है तो मतलब वहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगा। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे स्मेल क्या हो रही है? मूव कर रही है, यानी कि वो जो उसमें से धुआं निकल रहा है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूज़न। तो जो भी एयर रहता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। वैसे ही सेल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिफ्यूज़न के प्रोसेस से अंदर और बाहर जाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की थी कि प्लांट्स में जो उनकी पत्तियां होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एयर से, तो वो वहाँ पे डिफ्यूज़न प्रोसेस से ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। देखिए, अब अभी हमने बात की कि जो एयर है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किसके थ्रू मूव कर रही हैं? डिफ्यूज़न के थ्रू। लेकिन अभी जब वाटर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस आ गया। तो अब हम इसको डिटेल में समझेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूज़न होता है जिसमें एयर नहीं बल्कि सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा होता है। अब सॉल्वेंट क्या होता है तो अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले ऑस्मोसिस का डिफिनीशन देख लेते हैं। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब पहले हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझ लेते हैं। जैसे एक हम सॉल्यूशन लेते हैं चीनी और पानी का, इसमें चीनी क्या होता है? पानी में घुल जाता है और पानी अपने अंदर चीनी को घोल लेता है। तो यहाँ जो पानी है उसको सॉल्वेंट कहते हैं और जो चीनी है वह सॉल्यूट कहा जाएगा। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूट के लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्यूट के हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, यानी वहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लेते हैं, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है।
इस साइड ए सॉल्यूशन है और दूसरे साइड में बी सॉल्यूशन है। ए सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें कि 800 ml वाटर ऐड कर रहे हैं और 200 ग्राम शुगर ऐड कर रहे हैं। बी सॉल्यूशन में भी हम 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें कि 500 ml वाटर ले रहे हैं और 500 ग्राम शुगर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बी सॉल्यूशन में शुगर ज़्यादा है, शुगर एक सॉल्यूट है, तो ए सॉल्यूशन के कंपेयर में बी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है, तो ए सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो है यानी सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ से ए से बी की तरफ सॉल्वेंट क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, जैसे कि हमने ऑस्मोसिस का डेफिनेशन पढ़ा कि सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूट का लोअर कंसंट्रेशन है, तो यानी सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हाई है। अब ये क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के साइड में मूव करेगा। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस के 2 टाइप होते हैं मेनली। फर्स्ट इज इंडोऑस्मोसिस एंड सेकेंड इज एक्सोऑस्मोसिस। चलिए अब ये ऑस्मोसिस होता कैसे हम आपको बताते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट आउटसाइड द सेल इन कंपेयर टू इनसाइड द सेल। देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे होता है कि सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का उसके कंपेयर में जो उसके बाहर सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं किशमिश का, जैसे ये देखिए किशमिश, नॉर्मल किशमिश की बात करें तो ऐसे ही होता है। आपने किशमिश को पानी में भिगोया होगा तो आप देखते हैं कि ये इस तरीके से स्वेल हो जाता है। क्यों स्वेल हो जा रहा है, क्योंकि जिस पानी में आप उसको भिगो रहे हैं वो तो नॉर्मल पानी है, जबकि किशमिश के अंदर क्या होता है, शुगर होता है, तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन किशमिश के अंदर ज़्यादा है इन कंपेयर टू बाहर जो सॉल्यूशन है। इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट अंदर के साइड हो रहा है और किशमिश स्वेल हो जा रहा है। सेकेंड इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन is high concentration of solute present outside the cell in compare to inside the cell। एग्जाम्पल देखिए, यह एक एग है जो कि सॉल्ट वाटर में पोर्ड है। एग को 4-5 दिनों के लिए सॉल्ट सॉल्यूशन में भिगो के रख दीजिए और जब आप 4 दिनों के बाद निकालेंगे उसको तो आप देखेंगे जो एग रहेगा वो श्रिंक हो गया रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉल्ट का कंसंट्रेशन बाहर के सॉल्यूशन में ज़्यादा जबकि एग के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है, इसीलिए अंदर से जो सॉल्वेंट रहेगा वो बाहर की तरफ मूव करेगा और एग श्रिंक हो जाएगा। थर्ड इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल मेम्ब्रेन के दोनों साइड में यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर के सॉल्यूशन में दोनों में ही सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेम होता है, इसीलिए क्या होगा, कोई भी नेट वाटर का या सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होगा। तो जो भी सेल रहेगा उस सॉल्यूशन के अंदर उसका साइज और शेप सेम ही रहता है। अब हम सेल के सेकेंड इसेंशियल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक हेड ऑफिस की तरह होता है। जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी ऑफिस में आप देखेंगे कि एक हेड ऑफिस होता है जो कि जितने भी उस ऑफिस या इंस्टीट्यूशन का रेगुलेशन होता है वो वही करता है। वैसे ही सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है यानी कंट्रोल रूम आप कह सकते हैं वो न्यूक्लियस के पास होता है। ठीक, यह आप देख रहे हैं कि एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है सेल का,
जिसमें कि यह एक न्यूक्लियस है और इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, ठीक है, और क्रोमेटीन है। सो द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी हमने बताया ये जो सबसे आउटर वाला मेम्ब्रेन है इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ पेरेंट्स कैरेक्टर्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ DNA, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कहते हुए सबको कि अरे ये अपने पापा की तरह दिखता है, इसकी नाक बिल्कुल अपने पापा की तरह गई है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक पापा से बच्चे में आ रही है, ठीक है, अपने पेरेंट्स से आ रही है, यह क्रोमोसोम्स से आती है। क्रोमोसोम क्या करता है, कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करता है, और यह क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जो कि क्रोमेटिन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ DNA आर कॉल्ड जीन्स। ये जो जीन्स होते हैं ना, यही कैरेक्टर्स को कंटेन करते हैं। न्यूक्लियस प्लेस ए सेंट्रल रोल इन द सेल, जैसा कि अभी हमने बताया, ये क्या करता है, जितने भी फंक्शन होते हैं सेल में सबको कंट्रोल करता है। अब जैसा भी न्यूक्लियस सेल्स में प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग सेल 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को अगर हम प्रोकैरियोटिक वर्ड को अगर हम तोड़ते हैं तो हमें मिलता है प्रो प्लस कैरियोटिक। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और फॉल्स मीन्स ऐसा न्यूक्लियस जो दिखने में तो न्यूक्लियस है बट अभी वो नया नया बना है, पूरी तरीके से मेच्योर नहीं है। तो ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस मेच्योर नहीं होता है, अभी नया नया बना होता है, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब कैसे पता ये मेच्योर नहीं है, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है। तो ऐसे सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक को हम तोड़ते हैं तो यू प्लस कैरियोटिक। यू मीन्स होता है ट्रू एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स ऐसे सेल जिनके पास मेच्योर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट एसेंशियल पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जैसे कि अभी ये इधर आप देख रहे हैं एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसमें ये वाले, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस जितने भी सेमी लिक्विड स्ट्रक्चर होता है ये होता है साइटोप्लाज्म। जैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एक स्विमिंग पूल से। स्विमिंग पूल में जो पानी होता है वो साइटोप्लाज्म की तरह है, जो कि आप उसके अंदर अगर खिलौना डाल देते हैं तो खिलौने मान लीजिए सेल ऑर्गेनेल्स है और जो पानी है वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। इट इज़ सेमी लिक्विड सब्सटेंस, सेमी लिक्विड होता है, ठीक है। और जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल में वो सारे साइटोप्लाज्म में होते हैं। इट कंटेन्स सेवरल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, वैक्यूल एक्सेट्रा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब ज़रा हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने देखा सेल is the functional and structural unit of body. Dead cell is discovered by Robert Hooke in 1665. Live cell is discovered by Leeuwenhoek in 1674. Cell theory किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने 1839 में, और फिर रोडोल्फ वर्चाउ ने 1858 में इसे मॉडिफाई किया था। There are 3 essential parts of cell. First is cell membrane, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। यह सिर्फ
कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अपने एक्रॉस मूव करने देता है, इसीलिए इसको सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सेकेंड इज न्यूक्लियस, जो कि कंट्रोल रूम होता है सेल का, जितने भी फंक्शंस होते हैं सेल के वह न्यूक्लियस ही रेगुलेट करता है। थर्ड इज साइटोप्लाज्म, जो कि एक सेमी लिक्विड फ्लूइड होता है और जो बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनको कंटेन करता है। अब आगे हम इन्हीं ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।